Hello dear students. Today we will discuss about nuclease. Nuclease क्या होता है? An enzyme which can cut nucleic acid molecule. यानी ऐसा कोई एंजाइम जो कि न्यूक्लिक एसिड को कट कर सकता है, वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियस. It does so by cleaving phosphodiester bond between the nucleotides of the polynucleotide chain of DNA और RNA. हम जानते हैं न्यूक्लिक एसिड्स दो तरह के होते हैं. DNA होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड RNA होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड. तो इन न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर क्या होती हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं और उन चेन्स के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं कई सारे, और वो आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़े होते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से. तो न्यूक्लियस क्या करता है? डीएनए या आरएनए को तोड़ने के लिए इनके अंदर जो चेन्स होती हैं और उन चेन्स के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और उनके बीच में जो बॉन्ड होते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होते हैं, उन बॉन्ड्स को ब्रेक करता है ताकि ये चेन्स डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, टूट जाती हैं. और ये सारी एक्टिविटी कौन सा एंजाइम करता है? न्यूक्लियस. इट कैन कट ईदर स्पेसिफिकली और रेंडमली. तो या तो ये स्पेसिफिक जगह पर अपनी एक्टिविटी शो कर सकता है या फिर रेंडमली ये किसी भी बॉन्ड को, किसी भी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ सकता है. तो पूरी न्यूक्लियोटाइड की जो चेन है, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, उसके अंदर जो कट्स प्रोड्यूस होंगे, कौन से बॉन्ड्स टूटेंगे? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड या तो स्पेसिफिकली टूट सकते हैं किसी जगह पर या फिर रेंडमली किसी भी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को न्यूक्लियस ब्रेक कर सकता है. तो न्यूक्लियस इज बेसिकली एक कैटेगरी ऑफ सेवरल एंजाइम्स, और उन सभी का जो कॉमन फीचर है कि वो सभी न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल को ब्रेक कर सकते हैं. और ऐसा वो कैसे करेंगे? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ेंगे. अब कौन सा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड तोड़ेंगे? कोई स्पेसिफिक बॉन्ड, कोई स्पेसिफिकली तोड़ेंगे चेन को या फिर रैंडमली तोड़ेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ द एंजाइम. इट कैन कट बोथ सिंगल स्ट्रैंडेड एंड डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल. तो आप जानते हैं कि डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी होता है और डबल स्ट्रैंडेड भी होता है. मतलब डीएनए में एक चेन हो सकती है या दो चेन्स हो सकती हैं. तो न्यूक्लियस अगर सिंगल चेन होगी तो उसमें कट प्रोड्यूस करेगा, और अगर डबल चेन होगी तो दोनों चेन्स में अलग अलग क्या प्रोड्यूस करेगा? कट प्रोड्यूस करेगा. अगर आरएनए है तो आप जानते हैं आरएनए जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, तो उसमें कट प्रोड्यूस होगा. तो डिपेंडिंग अपॉन वेदर सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड हो या फिर डबल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड हो, दोनों टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स को न्यूक्लियस अपने एक्शन से कट कर सकता है. अब आगे का जो डिस्कशन है, वी विल टोटली रेस्ट्रिक्ट अपॉन डीएनए, क्योंकि हम डीएनए से डील कर रहे हैं इसलिए. तो देख लेते हैं कि डीएनए की बेसिक स्ट्रक्चर क्या है. तो डीएनए को जनरली हम शो करते हैं इस डबल हेलिक्स मॉडल से, जिसमें दो चेन्स हैं, आप देख रहे हैं, और दोनों चेन्स एक दूसरे के ऊपर स्पाइरली कॉइल्ड हैं, और बीच में जो बार्स हैं, हॉरिजॉन्टल बार्स जो हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग द बेस पेयर्स. तो ये तो बेसिक एक ओवरव्यू है, एक मॉडल है डीएनए का. लेकिन न्यूक्लियस एक्शन को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इसको मॉलिक्यूलर लेवल पे देखना पड़ेगा. तो ये आपका इस डबल हेलिक्स का मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन है, और इसमें सबसे पहले आपने देखना है कि यहाँ पर आपके पास में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं. जैसे एक चेन आपकी ये है और सेकंड चेन आपके पास में ये है, और ये दोनों चेन्स की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से डिफरेंट है. टोटल 4 एंड्स हैं यहाँ पे. एक ये एंड हो गया, एक ये एंड है, एक ये एंड है, और एक ये एंड है. आप देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर चेन का ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम है. मतलब 5 प्राइम एंड ऊपर है और 3 प्राइम एंड नीचे है, जबकि इस चेन का 3 प्राइम एंड ऊपर है और 5 प्राइम एंड नीचे की तरफ है. यानी दोनों चेन्स एंटी पैरेलल हैं, उनका ओरिएंटेशन एक दूसरे से अपोजिट है. तो ये दो चेन्स है डीएनए के.
उसके बाद अगर हम देखें, अगर एक चेन पे हम कंसंट्रेट करें तो इस चेन के अंदर ये जो कंप्लीट पोर्शन है, दिस पोर्शन इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड। तो एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर बेस है, नाइट्रोजनस बेस बोलते हैं जिसे, शुगर है, डीऑक्सीराइबोस शुगर है क्योंकि डीएनए है, और ये जो सर्कल है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द फॉस्फेट ग्रुप। तो देयर इज अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस जॉइंड विद शुगर, एंड शुगर के साथ कौन जॉइंड है? फॉस्फेट ग्रुप है। जो बेस और शुगर के बीच में जो ये बॉन्ड है, दिस इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है ये? दिस इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो सक्सेसिवली आप देख रहे हैं कि इस डीएनए के अंदर डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स हैं। इस पर्टिकुलर चेन के अंदर ये दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये दोनों न्यूक्लियोटाइड्स आपस में एक पर्टिकुलर बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और उस बॉन्ड को अगर मैं हाईलाइट करूं तो बॉन्ड ये है। ये कंप्लीट जो बॉन्ड है ये कहलाता है आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं आपके, और एक ये और एक ये। दोनों न्यूक्लियोटाइड जिस बॉन्ड से जुड़े हैं वो ये जो बॉन्ड है कंप्लीट, दिस बॉन्ड इज नोन एज द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप है बीच में, और एक एस्टर बॉन्ड ये है, और दूसरा एस्टर बॉन्ड ये है। दैट्स व्हाई दिस कंप्लीट बॉन्ड इज नोन एज द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो मेन जो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने वाला जो बॉन्ड है वो ये है। ऐसे ही दिस पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड एंड दिस पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने वाला बॉन्ड ये है, अगेन फॉस्फोडाइएस्टर। तो अगर एक कंप्लीट पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को हम देखें तो उस चेन के अंदर जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो सारे के सारे कौन से बॉन्ड से जुड़े हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। तो इसी बॉन्ड को न्यूक्लियस क्या करेगा? कट करेगा। तो इस चेन में भी, ये जो चेन है दूसरी वाली सामने वाली, इस चेन में भी कौन से बॉन्ड्स हैं आपके? फॉस्फोडाइएस्टर। फर्क क्या है? एक चेन का ओरिएंटेशन दूसरी चेन के ओरिएंटेशन से उल्टा है, डिफरेंट है, अपोजिट है। जिस एंड पर फ्री फॉस्फेट ग्रुप होता है वो एंड कौन सा कहलाता है? 5 प्राइम एंड। और जिस एंड पर शुगर का हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है फ्री, वो एंड कौन सा कहलाता है? 3 प्राइम एंड। तो अकॉर्डिंगली इस चेन में एंटी पैरेलल है डीएनए, इसलिए फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यहाँ पर, ये 3 प्राइम एंड है, जबकि यहाँ पर फ्री फॉस्फेट ग्रुप है दैट इज द 5 प्राइम एंड। तो एक डीएनए की चेन जो होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जिसे बोलते हैं, उसके दो एंड्स होते हैं, 5 प्राइम एंड जिस पर फॉस्फेट ग्रुप होता है, एंड 3 प्राइम एंड जिस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। ठीक है। अब जो दोनों चेन्स हैं वो एक साथ होती हैं, और उनके लिए जो बॉन्ड्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो बेसिकली होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यू कैन सी साइटोसिन, C स्टैंड्स फॉर साइटोसिन एंड G फॉर गुआनिन। साइटोसिन और गुआनिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। इन द सेम वे एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। तो जहाँ भी साइटोसिन एंड गुआनिन आते हैं, आप जानते हैं ऑलरेडी, डीएनए हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी क्लास 11th में। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, और थाइमिन और एडेनिन के बीच में कितने हैं? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये दोनों जो चेन्स हैं इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। और दिस इज फॉस्फेट, दिस इज शुगर, दिस इज फॉस्फेट, दिस इज शुगर। तो दिस कंप्लीट चेन इज नोन एज शुगर फॉस्फेट बैकबोन। ये डीएनए की बैकबोन है। एक बैकबोन ये है, दूसरी बैकबोन ये है। दिस बैकबोन इज नोन एज शुगर फॉस्फेट, यानी शुगर फॉस्फेट बैकबोन। और इस बैकबोन से राइट एंगल्स पे ये जो निकले हुए हैं, दीज आर द बेसिस। तो दीज आर द बेसिस, और इन दोनों चेन्स के जो बेसिस हैं उनके बीच में जो बॉन्ड बने हैं, दीज आर नोन एज
हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं यहाँ पर और दोनों चेन्स आपस में एसोसिएटेड हैं। दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। आगे चलते हैं। अब देखते हैं न्यूक्लियस अपना एक्शन कैसे करता है, रिएक्ट कैसे करता है। तो हमने देखा कि दिस इज द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और हम जानते हैं कि दिस बॉन्ड्स आर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। तो अब न्यूक्लियस एक्शन कैसे करेगा? ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगा, या तो स्पेसिफिकली ब्रेक करेगा या फिर रैंडमली ब्रेक करेगा। क्योंकि यहाँ पर दो चेन्स हैं इसलिए हर एक चेन को ब्रेक करना पड़ेगा। तो सपोज न्यूक्लियस इस तरह से दो बॉन्ड्स को, दो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स को क्या करता है? ब्रेक करता है। तो these सीजर्स आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द न्यूक्लियस। अब जब ये दोनों बॉन्ड्स टूटेंगे तो कॉमन सेंस अगर हम लगाएं तो क्या होगा? आप देख सकते हैं कि ये डीएनए का सेगमेंट अलग हो जाएगा और इसी तरह से जो नीचे वाला सेगमेंट है ये अलग हो जाएगा। तो ये दोनों डीएनए के सेगमेंट्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो अगर प्रोडक्ट हम देखें अकॉर्डिंगली तो ये बनेगा, दिस वुड बी द प्रोडक्ट। देयर विल बी टू डीएनए फ्रैगमेंट्स। अगर हम इनको रिलेट करें एक दूसरे से तो ये फ्रैगमेंट यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है और ये फ्रैगमेंट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो यहाँ पर ये देखना ज़रूरी है कि ये दो बॉन्ड्स टूटे, दोनों बॉन्ड्स के टूटने की वजह से ये सेगमेंट अलग हो गया और ये सेगमेंट अलग हो गया। अब अगर ये हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया कि एक कंप्लीट चेन के दो एंड्स होते हैं, एक एंड 5' और दूसरा एंड कौन सा होता है? 3'। तो अगर इस सेगमेंट को पर्टिकुलर देखें तो दिस एंड इज 5', तो ऑटोमेटिकली दिस एंड वुड बी 3'। तो यहाँ पर इसको शो किया गया है 3' से, यानी इस एंड पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा और इस एंड पर ऑलरेडी कौन सा ग्रुप है? फॉस्फेट। अगर इस सेगमेंट में इस चेन को देखें तो दिस एंड इज 3' ऑलरेडी, सो ऑटोमेटिकली दिस एंड वुड बी 5'। तो इस एंड पर 5' पर फॉस्फेट ग्रुप होगा और इस एंड पर ऑलरेडी कौन सा ग्रुप है? हाइड्रोक्सिल। सो दिस वुड बी द वन फ्रैगमेंट। दूसरे फ्रैगमेंट में अगर देखें तो इस पर्टिकुलर चेन के अंदर ये एंड ऑलरेडी 3' था, तो ये जो एंड है अब कौन सा रहेगा? दिस वुड बी 5'। इन द सेम वे इस पर्टिकुलर चेन में अगर देखें तो दिस एंड वाज 5', सो ऑटोमेटिकली दिस एंड वुड बी 3'। तो अकॉर्डिंगली डीएनए का ये फ्रैगमेंट बन जाएगा। तो एक डीएनए की कटिंग की वजह से न्यूक्लियस ने जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कट किए हैं इनकी वजह से डीएनए के कितने फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे? 2 फ्रैगमेंट बन जाएंगे। So this is the basic scheme of how a nucleus affects the structure of DNA। यहाँ पर दो बॉन्ड्स टूटे हैं, एक दूसरे के अपोजिट थे वो दोनों बॉन्ड्स, इसलिए डीएनए के कितने फ्रैगमेंट्स बन गए हैं? 2 फ्रैगमेंट्स। क्लियर? आगे चलते हैं। अब अगर हम देखें कि न्यूक्लियस कितने तरह के होते हैं, तो 2 तरह के न्यूक्लियस होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस में एक्सो है प्रीफिक्स एंड यहाँ एंडो है। एक्सो मीन्स क्या होता है? एक्सटर्नल, और एंडो मीन्स क्या होता है? इंटरनल। तो अकॉर्डिंगली इनके मीनिंग है, एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा? इट विल क्लीव फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फ्रॉम एंड्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल। ये डीएनए को ब्रेक करेगा एंड से, यानी डीएनए के जो एंड्स हैं वहां पर जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड प्रेजेंट है उन बॉन्ड्स को ये क्या करेगा? क्लीव करेगा। जबकि एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा? दे विल क्लीव द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड प्रेजेंट इंटरनली इन द न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल। यानी ज़रूरी नहीं कि ये एंड से कट करे, ये डीएनए को इंटरनली किसी भी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को क्या कर सकता है? कट कर सकता है। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है कि कटिंग कहाँ से होगी? एंड से होगी।
जो एंड पे होंगे, लास्ट में बिल्कुल एंड्स पे, वो बॉन्ड टूटेंगे। और यहाँ पर कोई भी बॉन्ड, जितना भी लंबा डीएनए मॉलिक्यूल है उसके बीच में से कहीं भी कोई भी बॉन्ड तोड़ा जा सकता है। तो एक्सोन्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, दे आर कैपेबल ऑफ रिमूविंग न्यूक्लियोटाइड्स वन एट ए टाइम फ्रॉम द एंड्स ऑफ ए न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल। तो क्योंकि ये एंड्स पे कट कर रहे हैं, इसलिए ये क्या करेंगे, ये रिमूव करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स को वन बाय वन फ्रॉम द एंड्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल। तो एक एक करके एंड से एक एक न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करते जाएंगे, और कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा, दे ग्रेजुअली शॉर्टन द लेंथ ऑफ द न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल। तो जैसे जैसे ये अपनी एक्टिविटी को कैरी ऑन करेंगे, एक एक न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करते जाएंगे, तो न्यूक्लिक एसिड का या डीएनए का साइज ऑब्वियसली क्या होता चला जाएगा, स्मॉल होता चला जाएगा। एंडोन्यूक्लियस में क्या है कि वो डीएनए के बीच में इंटरनल साइड पे कहीं पर भी कट प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए जहाँ से भी वो डीएनए को कट करेंगे वहाँ से डीएनए के हिस्से हो जाएंगे, और इस प्रोसेस को बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। तो जितनी जगह से ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ेंगे, अकॉर्डिंगली उतने ही हिस्से डीएनए के हो जाएंगे। अगर हम देखें कि अगर मान लीजिए लीनियर डीएनए है सपोज, और ये दो जगह से डीएनए को तोड़ते हैं, तो कितने हिस्से हो जाएंगे, 1, 2 एंड 3। तो अगर सपोज लीनियर डीएनए है और ये केवल एक ही जगह से डीएनए को ब्रेक करते हैं, तो कितने हिस्से हो जाएंगे, 1 एंड 2। तो जितने भी ब्रेक्स ये डीएनए में करेंगे, अकॉर्डिंगली उतने फ्रेगमेंट्स डीएनए के प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो दैट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडो। एक्सो में जो कट लगेगा वो एंड्स पे होगा, एक एक करके न्यूक्लियोटाइड रिमूव होते जाएंगे, डीएनए की लेंथ शॉर्ट होती जाएगी। एंडो में कट कहीं पर भी इंटरनल साइट्स पर हो सकता है, और अकॉर्डिंगली जहाँ पर कट होगा और जितने कट लगेंगे डीएनए के उतने फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। ये था थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। अब इसी चीज़ को हम डायग्राम्स के ज़रिए, एनिमेशन के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। चलते हैं आगे फिर। सो अब हम देखते हैं एक्सोन्यूक्लियस एक्शन। तो अगर डीएनए को हम शॉर्ट फॉर्म में दिखाएं तो ऐसे दिखा सकते हैं, दिस इज़ द शुगर, दिस इज़ फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, जो हमने पहले अर्लियर देखा है, दिस इज़ द शुगर फॉस्फेट बैकबोन, these are A, T, G, C, these are bases, and these green bonds, they are glycosidic bond between the sugar and the base. So in this representation, this is the entire polynucleotide chain. In the same way, this is the other polynucleotide chain, and these vertical dotted lines you can see, these are basically hydrogen bonds. So this is a simple representation of the DNA molecule. अब हम एक्सोन्यूक्लियस की अगर बात करें तो ये एंड से कट करेगा डीएनए को। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर चेन है, इसके दो एंड्स हैं 5 प्राइम एंड 3 प्राइम, और इस चेन के भी दो एंड्स हैं 3 प्राइम एंड 5 प्राइम। तो अगर मान लेते हैं कि एक्सोन्यूक्लियस 5 प्राइम एंड से डीएनए को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, तो कैसे होगा, इन दिस वे। दो चेन्स हैं, दोनों को कट करना होगा, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, और एक्सोन्यूक्लियस है इसलिए एंड से कट होगा। तो 5 प्राइम एंड से सपोज कट हो रहा है, सपोज मान लेते हैं हम कि 5 प्राइम एंड से कट कर रहा है ये, तो 5 प्राइम एंड पर सबसे पहला जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है वो ये है, एंड इस 5 प्राइम एंड पर जो बॉन्ड है वो ये है, पहला फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो अकॉर्डिंगली एक्सोन्यूक्लियस इन एंड्स पर कट करेगा। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, यू कैन विजुअलाइज कि जब ये बॉन्ड कट होगा तो क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये जो ये न्यूक्लियोटाइड है यहाँ से डिटैच होके बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड
ब्रेक हो गया और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसी वजह से ये न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे। तो व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट? दिस वुड बी योर प्रोडक्ट। नाउ यू कैन सी कि ये जो न्यूक्लियोटाइड था वो रिमूव हो गया, इसको आप इससे रिलेट कर सकते हो, और ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये रिमूव हो गया, ये वाला। तो इन दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के निकल जाने की वजह से ये निकल गया और ये यहाँ से ये निकल गया। ये जो रिजल्टिंग डीएनए है ये आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो एक न्यूक्लियोटाइड तो यहाँ से चला गया, ये वाला, ये जो है, और एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ से चला गया, ये जगह खाली हो गई, और ये न्यूक्लियोटाइड। तो ये जो रिजल्टिंग डीएनए है आपका, इसकी हर एक चेन में एक एक न्यूक्लियोटाइड कम हो गया। तो आप देख रहे हैं एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर कम हो गया, ये वाला, और एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर कम हो गया, ये वाला। तो हर एक चेन में अर्लियर आप देख रहे थे 1 2 3 और 4, 4 न्यूक्लियोटाइड थे। इस पर भी 1 2 3 और 4, कितने न्यूक्लियोटाइड थे? 4। लेकिन अब रिजल्टिंग जो डीएनए है इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं? 1 2 एंड 3। और इस चेन में कितने हैं? 1 2 एंड 3। तो अर्लियर 4 न्यूक्लियोटाइड्स थे, लेकिन अब 3 हैं। इट मीन्स एक न्यूक्लियोटाइड की कमी हो गई हर एक डीएनए की चेन के अंदर। तो दिस इज व्हाट अबाउट द एक्शन ऑफ एक्सोन्यूक्लियस। और हमने यहाँ पे डीएनए को कौन से एंड से कट किया है? फ्रॉम 5 प्राइम एंड। अब अगर इस एक्शन को हम देखें दोबारा से, तो अभी जो डीएनए है उसमें एक चेन के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं? 1 2 3 4 एंड 5। तो नीचे भी चेन में भी 1 2 3 4 एंड 5। तो अब अगर अगेन हम 5 प्राइम एंड से एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो रिजल्ट क्या बनेगा? यू कैन इमेजिन। एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड यहाँ से लूज हो जाएगा और ये न्यूक्लियोटाइड यहाँ से लूज हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली योर प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस। तो एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ से चला गया और एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ से चला गया। तो अर्लियर देर वर 5 न्यूक्लियोटाइड्स, और अभी यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 एंड 4 न्यूक्लियोटाइड्स। अब अगर इस प्रोडक्ट को वापस एक्सोन्यूक्लियस से कट करें, उसी एंड की बात कर रहे हैं हम, 5 प्राइम एंड से कट हो रहा है, तो क्या होगा? अगेन नया प्रोडक्ट बनेगा और उसमें दोबारा से एक न्यूक्लियोटाइड हर चेन में रिड्यूस हो जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? दिस वुड बी योर प्रोडक्ट। कैन यू इमेजिन? तो अब आप देखिए, ये चला गया यहाँ से और ये चला गया एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ से। तो प्रोडक्ट क्या बन गया आपका? रिजल्टिंग दिस वन। दिस इज द रिजल्टेंट प्रोडक्ट। तो अब अगर हम देखें what is happening, this was the first DNA। इनिशियली ये था 5 न्यूक्लियोटाइड्स। एक बार एक्सोन्यूक्लियस से कट किया तो ये बना जिसमें 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। दोबारा एक्सोन्यूक्लियस से कट किया तो ये बना जिसमें 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो डीएनए की जो लेंथ है वो ग्रेजुअली क्या होती जा रही है? रिड्यूस होती जा रही है। और वो कौन से एंजाइम की वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ द एक्सोन्यूक्लियस एक्शन। और अब आप अगर ध्यान से देखें तो सबसे पहला जो कट था वो यहाँ पे हुआ था, 5 प्राइम एंड पे। दोनों को देख लेते हैं। यहाँ पे कट हुआ, यहाँ पे। उसके बाद जो कट हुआ वो यहाँ पे हुआ। कैन यू रिलेट? ये जो पोजीशन है ये वाली है। और दूसरे स्ट्रैंड पर अगर देखें तो अगला कट इस पोजीशन पे है। तो पहला कट यहाँ पे, दूसरा कट यहाँ पे, इसी तरह यहाँ पे पहला कट यहाँ पे लगा फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में जो कट लगा वो यहाँ पे लगा।
इसका मतलब ये जो एक्टिविटी चल रही है ये कौन से एंड से कौन से एंड की तरफ चल रही है? 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की तरफ, 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की तरफ। तो यहाँ पर जो कटिंग है 5 प्राइम एंड से स्टार्ट हो रही है और प्रोसीड कौन से एंड की तरफ कर रही है? 3 प्राइम एंड की तरफ। यहाँ से स्टार्ट हो रही है और इधर की तरफ चल रही है, लेफ्ट की तरफ। तो लेफ्ट में कौन सा एंड है? 3 प्राइम। यहाँ पर भी देखिए 5 प्राइम से स्टार्ट हो रही है और राइट की तरफ चल रही है, तो राइट में कौन सा एंड है आपका? 3 प्राइम। दैट्स व्हाई दिस एक्टिविटी इज नोन एज 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो समझे आप? तो 5 प्राइम से स्टार्ट होकर के 3 प्राइम की तरफ चलने वाली जो एक्टिविटी है वो क्या कहलाती है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो ऐसे ही अगर हम देखें अगली जो एक्टिविटी है, इन द सेम वे 3 प्राइम से स्टार्ट हो रही है और अगले स्टेप में अगेन 3 प्राइम पर कट प्रोड्यूस हो रहा है और लास्ट में जो प्रोडक्ट बन रहा है, और इसमें हम देख रहे हैं कि एक्टिविटी 3 प्राइम से शुरू होकर के किधर की तरफ चल रही है? 5 प्राइम की तरफ। यहाँ भी 3 प्राइम से शुरू होकर के किधर चल रही है? 5 प्राइम की तरफ। दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी इज नोन एज द 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। देखिए बेसिक मैकेनिज्म सेम है, एंड से एक एक न्यूक्लियोटाइड निकलता चला जा रहा है, लेकिन एक जगह पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्टिविटी हो रही है जबकि दूसरी जगह पर 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्टिविटी हो रही है। सो अकॉर्डिंगली 2 टाइप की एक्टिविटीज़ हमने देखी एट एक्सोन्यूक्लियस के अंदर। वन वाज 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड अनदर वन इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब आगे देखते हैं एंडोन्यूक्लियस कैसे एक्शन करता है। So this is the double-stranded DNA, as I have earlier told you about the structure, about the basic representation. दो strands हैं इसमें, 5 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब अगर इसको हम एंडोन्यूक्लियस से ब्रेक करेंगे तो एंडोन्यूक्लियस रिमेंबर कहीं से भी किसी भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि एंड से ही कट होगा या इस एंड से कट होगा। यहाँ पर कोई भी बॉन्ड, चाहे ये कोई भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, इसलिए कौन सा न्यूक्लियस है? एंडो न्यूक्लियस। तो लेट्स सी कैसे होगा। सपोज यहाँ से एक बॉन्ड कट हो जाता है और यहाँ से एक बॉन्ड कट हो जाता है, ठीक है? तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि रिजल्ट क्या बनेगा? इफ यू कैन विजुअलाइज कि ये एक फ्रेगमेंट बन जाएगा और ये दूसरा फ्रेगमेंट बन जाएगा, यानी इन बॉन्ड्स के टूटने से एक बॉन्ड ये टूटा है, एक बॉन्ड ये टूटा है, इंटरनल साइड्स हैं, एंड नहीं है, ये इंटरनल है, एंडोन्यूक्लियस है, इसलिए एक फ्रेगमेंट ये प्रोड्यूस हो जाएगा और दूसरा फ्रेगमेंट ये प्रोड्यूस हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या बनेगा आपका? अकॉर्डिंगली 2 फ्रेगमेंट्स विल बी प्रोड्यूस्ड। अगर आप देखें तो आप इसको इससे रिलेट कर सकते हैं और इस फ्रेगमेंट को इससे रिलेट कर सकते हैं। तो जब एंडोन्यूक्लियस ने अपना एक्शन किया तो डीएनए बीच में से टूट गया या किसी भी इंटरनल साइड से टूट गया और डीएनए के कितने फ्रेगमेंट्स बन गए? 2 फ्रेगमेंट्स बन गए। यहाँ पर आप नोट कीजिए हर चेन के अंदर एक कट प्रोड्यूस हुआ है, यानी एज ए होल अगर देखें तो दोनों चेन्स में एज ए होल देखें तो कितने? एक कट लगा है। इसलिए डीएनए 2 पार्ट्स में
डिवाइड हो गया। लीनियर डीएनए था, एक जगह पर कट हुआ, तो कितने फ्रेगमेंट्स बन गए डीएनए के? 2 फ्रेगमेंट्स, यानी हर चेन में एक कट लगा है, इसलिए एज ए होल कितना कट माना जाएगा? ओनली सिंगल। तो सिंगल कट की वजह से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एंड दीज आर नोन एज द डीएनए फ्रेगमेंट्स। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? इट इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। तो जब भी एंडोन्यूक्लियस एक्ट करता है तो डीएनए फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, और कितने फ्रेगमेंट बनेंगे ये डिपेंड करता है कि एंडोन्यूक्लियस ने डीएनए को कितनी जगह से कट किया है। होप सो यू आर गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस। तो ये था डीएनए सेगमेंट, एंडोन्यूक्लियस ने कट किया और 2 डिफरेंट डीएनए फ्रेगमेंट्स बने। तो अब एग्जांपल्स देखते हैं एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस का कॉमन एग्जांपल है स्नेक वेनम, एक्सोन्यूक्लियस 1 एंड एक्सोन्यूक्लियस 2। और भी बहुत सारे होते हैं, दीज आर सम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। इसी तरह से एंडोन्यूक्लियस का एग्जांपल है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस 1, जिसे हम डीएनएज 1 भी कहते हैं, S1 न्यूक्लियस एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। तो यहाँ पर जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आरडीटी में काम आते हैं, और इन एंडोन्यूक्लियसेस के बारे में हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। दीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट। तो होप सो को समझ आया होगा समथिंग अबाउट एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर watching.